तो बच्चों रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले अगर हम लोग समझना चाहें रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन को समझने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, एक छोटी सी बात समझनी होती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सबसे पहले हम लोग को ये समझना होता है कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो बच्चों अगर हमारे पास सेट ए में दो एलिमेंट है 1,2, सेट बी में दो एलिमेंट है 3,4, और यदि बच्चों हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स करेंगे दैट मींस ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मतलब ये होता है कि आप उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे, दिस इज 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। तो ये आपको क्लास 11th की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और यदि कोई आपसे कोई पूछता है कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बी टू ए, तो दैट मींस बी क्रॉस ए, तो बच्चों वो होता है, बी आप पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिखेंगे क्योंकि आपको बी क्रॉस ए लिखना है। तो वो होता है 3,1, 3,2, 4,1, 4,2। और बच्चों ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे, इनको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स के नाम से भी जानते हैं। दीज पॉइंट्स आर नोन एज ऑल्सो ऑर्डर्ड पेयर्स। इनको हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर्स के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों मैंने आपको ये टर्म भी बताया था कि जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? ये बात आपको पहले से भी पता होगी कि सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से लिखते हैं। तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। और बच्चों इसके आगे आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिलेशन होता है वो कुछ भी नहीं होता। रिलेशन जो होता है वो जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा था ए क्रॉस बी, उसका एक सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपने लिखा था ए क्रॉस बी, उसका एक सबसेट होता है, उसे हम लोग कहते हैं रिलेशन। तो बच्चों जैसे मैं आपको बता दूं कि यूपी में खूब सारे क्या है, सिटीज है। जैसे कानपुर नगर है, कानपुर देहात है, उन्नाव है, बस्ती है, गोंडा है, गोरखपुर है, लखनऊ है। तो ऐसे करके यूपी में 28 सिटीज आती है। तो यूपी के अंदर जितने भी आते हैं, तो यूपी क्या है बच्चों, यूपी एक आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है क्योंकि उसके अंदर सारी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स से कोई एक सेट उठा करके अलग कर देते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो इसका एक सबसेट है। जैसे अगर हम क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कानपुर जो है वो यूपी का क्या है, कानपुर जो है यूपी का एक सबसेट है। कानपुर क्या है, यूपी का एक सबसेट है। समझते हो? और इस बात को नहीं समझते तो ऐसे समझ लो कि शास्त्री नगर कानपुर का एक सबसेट है, क्योंकि शास्त्री नगर में तो कई सारे होते हैं। तो शास्त्री नगर क्या हो गया, कानपुर का एक सबसेट है। तो बच्चों रिलेशन का आइडिया आपको पूरी तरीके से होगा क्योंकि रिलेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है और आज आपने फिर से देख लिया, आपने उसको रिकॉल कर दिया है। अब हम लोग बच्चों यहां से मुद्दे की बात करते हैं और डालते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो अब आपको रिसेंटली पढ़ना है। तो सभी बच्चे अब यहाँ पर फ्रेश हेडिंग डालेंगे, दिस इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो ऋषि बेटा अब यहाँ से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से डालनी है टाइप्स ऑफ रिलेशन। डालो टाइप्स ऑफ रिलेशन। सब बच्चे यहाँ पर अब आराम से हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो हम लोग को रिलेशन की समझने हैं, टाइप्स क्या होते हैं। और रिलेशन के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैंने आपको फिर से बताया कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का एक सबसेट होता है। और अगर उसको मैथमेटिकली नहीं समझ पाते हो तो इस तरह से भी समझ सकते हो कि जैसे कानपुर यूपी का क्या है, एक सबसेट है। तो दिस इज द रिलेशन। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो ये होता है बच्चों रिलेशन। तो बच्चों आपके सामने टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसको हम लोग कहते हैं वॉइड रिलेशन। क्या कहते हैं, वॉइड रिलेशन। और बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है जो बुक्स से पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान से पढ़िए और इसमें से क्वेश्चंस भी बनते हैं। सबसे पहला रिलेशन है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं वॉइड रिलेशन। अब बच्चों चाहे हम वॉइड रिलेशन कहें चाहे हम एम्प्टी रिलेशन कहें, ये दोनों एक ही मतलब होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है आपके सामने स्क्रीन पे मैंने लगा भी रखी है।
कि वाइड रिलेशन का मतलब क्लियर कट है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ लीजिए। देखिए एग्जांपल मैंने बना रखा है पहले से। आपके पास सेट ए है, सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। सेट ए है, उसमें एक जो है एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और अगर हम सेट ए का कार्डिनल नंबर भी कहेंगे तो वो भी 4 है। कार्डिनल नंबर बच्चों मैंने आपको बताया था, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कार्डिनल नंबर। जैसे ए के अंदर अगर ए बी सी डी नंबर है तो उसका कार्डिनल नंबर 3 होगा। ए के अंदर मान लो ए बी सी डी 4 नंबर है तो उसका कार्डिनल नंबर 4 होगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक रिलेशन बना रखा है, वो रिलेशन आपके सामने है। रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए। क्या लिखा है मैंने? रिलेशन ए टू ए। ए टू ए का मतलब अगर हम इसको समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? सबसे पहले मैंने एक ए बनाया है और रिलेशन ए टू बी होता है, यहाँ पे बी की जगह भी ए लिखा हुआ है, तो मैंने ए टू ए एक रिलेशन बनाया है। ए में क्या है? 1 2 3 4, और अगेन ए है फिर से, तो उसमें भी 1 2 3 4। तो बच्चों अगर मैंने आपसे सेट ए का एक रिलेशन बनाने के लिए कहा, तो सेट ए का एक रिलेशन देखो क्या बन सकता है। तो सेट ए का रिलेशन क्या बनेगा? उसमें लिखा है a प्लस बी इज ग्रेटर देन 10। तो बच्चों आप बता सकते हो कि सेट ए को यूज करके कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हमको बता दो a कॉमा बी टाइप का, जिसमें उनका सम जो हो 10 से बड़ा हो। तो तुम कहोगे क्या पॉसिबल है? जैसे अगर हमने ले लिया 1 प्लस 2 ले लिया, तो 1 प्लस 2 लेंगे, क्या ये 10 से बड़ा होगा? नहीं होगा। अगर हमने 2 प्लस 3 ले लिया तो क्या ये 10 से बड़ा होगा? नहीं होगा। अगर हमने 3 प्लस 4 ले लिया, क्या ये 10 से बड़ा होगा? नहीं होगा। यानी सेट ए से जो रिलेशन आर आप बनाना चाहते हैं, उसमें कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा जिससे कि वो क्या बन जाए, इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? वॉइड रिलेशन। क्या कहते हैं? वॉइड रिलेशन। यानी उससे एक भी पेयर नहीं बनकर के आया, एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन के आया। तो इस तरह से जो सेट बनेगा उसको हम एक नल सेट भी कह सकते हैं। और बच्चों मैंने बताया था कि जो नल सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो या तो आप इस कर्ली ब्रैकेट से करेंगे या तो सिर्फ आप फाई से करेंगे। तो नल सेट्स को बच्चों हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो कर्ली ब्रैकेट से या तो सिर्फ फाई से। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको फिर से बताया, आपको काफी अंदाजा पहले से भी होगा, और यहाँ मैंने कुछ भी ऐसा खास नहीं बताया है। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा जितने नोट्स आपके पास आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? वाइड रिलेशन। तो कैसे लिखेंगे? तो मैंने बताया देन फाई इज नल सेट, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सो द रिलेशन ए, दिस रिलेशन इज कॉल्ड वाइड और एम्प्टी रिलेशन ऑन सेट ए। तो यदि कोई नल सेट जो होता है, किसी भी रिलेशन का एक सबसेट होता है, अगर आपका नल सेट ही आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वाइड रिलेशन कराएगा। तो क्या ऋषि, देखो बेटा तुमको समझ में आ गया? सब बच्चों को समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? व्हाट इज वाइड रिलेशन? ओके मानसी, तुमने लेट ज्वाइन किया है ना? मानसी तुमको आवाज आ रही है बेटा? ओके मानसी, मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तुम देखो क्लियर करो मेरे को। तुमको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चला रही। ओके तो मानसी, हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है टॉपिक का टाइप्स ऑफ रिलेशंस। क्या नाम है? टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसमें सबसे पहला रिलेशन हम लोग ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ रिलेशन में वॉइड रिलेशन। तो मैंने कुछ नहीं बताया अभी मानसी, मैंने ऐसे बताया कि अगर कोई रिलेशन अगर आपके पास ऐसा बन के आ रहा है जैसे कि वो नल सेट है, तो समझ लेना उसको हम लोग क्या कहेंगे? वॉइड रिलेशन करेंगे। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन जो अभी मैंने बताया। तो किसी बच्चे को अगर ना समझ में आई हो, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, तो वो हमको बता सकता है, क्योंकि अभी बिगिनिंग है। अगर आपको कोई भी पार्ट इसमें न क्लियर हो रहा हो, या क्लास 11 में आपने सबसेट बिल्कुल अभी देखा ही ना हो, तो आप हमको बता दीजिए, तो मैं आपको सबसेट भी क्लियर कर सकता हूँ। तो बच्चों ये सिंबल होता है सबसेट का, दिस इज सिंबल ऑफ सबसेट। ये सबसेट का एक सिंबल होता है। तो दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन। अभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करें? आप बोलोगे यस तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। यस सर। यस सर। तो बच्चों दूसरा रिलेशन जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन।
दूसरा रिलेशन जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब जैसे आपने एक रिलेशन लिखा फ्रॉम ए टू ए, आपने कोई रिलेशन लिखा है, तो मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, कोई रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू ए। तो बच्चों ये मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, जो हम पहले लिखते हैं वो फंक्शन की, वो रिलेशन की डोमेन होती है, और जो बाद लिखते हैं वो रिलेशन की रेंज होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ए क्या है बच्चों? ए आपका है 1 2 3 4, ध्यान से देखिए, ए आपका है 1 2 3 4, और जो आपका बी है वो भी ए की जगह ही बी है, यानी बी आपका ए का ही काम कर रहा है, तो वो आपका 1 2 3 4 ही है। अब बच्चों आपको इस रिलेशन से क्या बनाना है? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। क्या? a प्लस बी लेस देन 10। तो तुम बता सकते हो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं इस रिलेशन में, जिससे a और b का जो सम हो वो 10 से कम हो? तो तुम कहोगे वो सर सारे हो सकते हैं, तो 1,2 भी हो सकता है, 1,1 भी हो सकता है, देख लो सारे हो सकते हैं इसमें, मतलब कोई आप देख लो, मतलब 1,1 भी होगा, 1,2 भी होगा, 1,3 भी होगा, 1,4 भी होगा, 2,1 भी होगा, 2,2 भी होगा, 2,3 भी होगा, 2,4 भी होगा, 3,1 होगा, 3,2 होगा, 3,3 भी होगा, होगा। देखो, तो कई सारे, जब यहाँ पे पेयर्स आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अब आप डेफिनेशन की तरफ ध्यान से देखिए, लेट ए बी अ सेट देन ए क्रॉस ए, यानी कि इटसेल्फ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जो होगा वो अगर पूरी तरीके से सबसेट बन जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, यानी ये पूरी तरीके से उसको सेटिस्फाई करेगा। और अगर आप उसको अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो अभी आप इसकी एक काम करिए, सिर्फ आप इसकी एक डेफिनेशन लिखिए। यूनिवर्सल रिलेशन अभी और भी आगे फिर से आएगा, अभी आप इसकी डेफिनेशन लिखिए सिर्फ कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यानी कि एक ऐसा रिलेशन जो पूरी तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का सबसेट ही बन जाए। तो बच्चों यहां पर ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए क्रॉस ए। ये आपको अगर नहीं पता है तो ये यहां पर दिक्कत कर सकता है। ए क्रॉस ए आपको जरूर पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो मानसी तुम जानती हो बेटा ए क्रॉस ए किस तरह से लिखा जाता है? ये सारे टर्म्स तुमको क्लियर है पहले वाले? यस सर। फिर ए क्रॉस एक बार जरा बता दीजिए। ओके, मेरे को डाउट लग रहा था कि कई बच्चों को अभी देखो ए क्रॉस ए नहीं पता है। कोई बात नहीं, मैं ए क्रॉस ए बता देता हूँ बच्चों। जो रिलेशन होता है ना, वो रिलेशन इज द सबसेट किसका होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। जैसे देखो ये आपके सामने सेट ए लिखा है 1 2 3 4, और बच्चों सेट बी लिखा है ए बी सी। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी होगा 1, ए 1, बी 1, सी, फिर आएगा 2, ए 2, बी 2, सी, 3, ए 3, बी 3, सी। ठीक है, फिर क्या होगा? 4, ए 4, बी 4, सी। तो बच्चों हम लोग उसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहते हैं, जिसको हम लोग ए क्रॉस बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि हम ए क्रॉस ए कहेंगे तो ए क्रॉस ए में बच्चों क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी? ए क्रॉस ए में पॉसिबिलिटी आएगी जैसे ए क्रॉस ए, यानी आपने ए का ए से ही क्रॉस ले लिया, तो क्या क्या आएगा? 1, 1, 1, 3, 1, 4, फिर आएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, ऐसे करके ये चलता चला जाएगा। ठीक है, बोलो भाई। फिर आगे लिखना चाहो तो आगे और लिख सकते हो। कैसे लिखोगे बच्चों? फिर आप लिखोगे 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, और लिखना चाहो तो और बन जाएगा 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4। अब बच्चों आपने जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट अभी ए क्रॉस ए का लिखा है, अगर आप उनका सम करिए तो वो सम ऑलवेज लेस देन 10 है। जरा चेक करिए, सबका सम करिए आप अपनी कॉपी में। 1 + 1 भी लेस देन 10 है,
1+2 भी लेस देन 10 है, 1+3 भी लेस देन 10 है, 1+4 भी लेस देन 10 है, 4+3, 4+2, 4+1, 3+4 जितने भी हैं ये सारे लेस देन 10 है। यानी A क्रॉस A का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जस्ट आपने किया है वो किसके बराबर है? वो A क्रॉस A के ही बराबर है। तो इस केस को हम लोग कहते हैं कि ये इसके बराबर हो चुका है या ये उसका सबसेट है। यदि A क्रॉस A ही A क्रॉस A का सबसेट हो जाता है तो दैट मीन्स इस रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन के नाम से जानते हैं। तो ये बच्चों होता है। अभी कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? जो बच्चे नए होंगे उनको थोड़ा सा कम आएगा। तो देखो मानसी, तुमको बेटा समझ में आया? यस सर, आ गया। ओके, ए क्रॉस बी कैसे आया? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी तो मैंने एक जस्ट एग्जांपल लिखा हुआ है बेटा। ए क्रॉस बी, देखो ए क्रॉस बी कैसे बनता है, इसको मैपिंग डायग्राम से भी क्लियर कर सकते हो। देखो हम तुमको बता दें मैपिंग डायग्राम। देखो वो तो देखो बच्चों आपके सामने एक मैपिंग डायग्राम ही बना देते हैं। ये वेट करिए, जैसे आपने लिखा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिख दिया ए बी सी, ये सेट है ए, ये है सेट बी। तो अगर आपसे मैं ए क्रॉस बी पूछूंगा तो ए क्रॉस बी क्या होगा, उसको मैपिंग डायग्राम से भी लिख सकते हो। 1, A, 1, B, 1, C, 2, A, 2, B, 2, C, 3, B, 3, A, 3, C, 4, A, 4, B, 4, C, 5, A, 5, B, 5, C. This is called A cross B. समझ में आया? यस सर। इसी को हम लोग कहते हैं A cross B। तो A cross B में सारी पॉसिबिलिटीज होती है। A cross B ऐसे समझ लो कि उसके अंदर सारे तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं जितने पॉसिबल होंगे, और कितने होते हैं वो एक बार में आप बता सकते हो। जैसे इसका कार्डिनल नंबर क्या है सेट ए का, तुम कहोगे सेट ए का कार्डिनल नंबर है 5, सेट बी का कार्डिनल नंबर क्या है 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ जो ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो कितने होंगे 5 × 3 दैट इज 15। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, आप बिना लिखे भी बता सकते हो कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे, ये भी उसका एक तरीका होता है लिखने का। ठीक है, तो दिस इज द वे टू राइट द कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। लेकिन मैंने बताया कि अगर आपके पास कोई ऐसा रिलेशन आ जाए जो नल सेट हो तो उसको हम लोग कहेंगे वॉइड रिलेशन। लेकिन कोई ऐसा रिलेशन आपके पास आ जाए जो पूरी तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के ही बराबर हो जाए, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे दिखाया कि जो आपने ए क्रॉस ए किया, ए क्रॉस ए से जो पूरा ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास बन करके आया वो सारा ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि उनमें डिजिट्स का सम क्या है लेस देन 10 है। तो जब भी ए क्रॉस ए सबसेट हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का ही, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। बोलो भाई समझ में आया? ओके, तो बच्चों ये रिलेशन जो है वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो अब आप पढ़ने जाएंगे धीरे धीरे। जो आगे कंटिन्यूएशन में मैं लूंगा वो रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था। तो बच्चों देखो यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन, व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन? तो आइडेंटिटी रिलेशन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी रिलेशन है तो उसका मतलब बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। कुछ नहीं होता उसमें, जैसे 1 की इमेज सिर्फ 1 आए, 2 की इमेज सिर्फ 2 आए, 3 की इमेज सिर्फ 3 आए, 4 की इमेज सिर्फ 4 आए, तो उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन आपको कैसा दिखाई देगा, उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आइडेंटिटी रिलेशन बताता है कि उसमें ए टाइप के पेयर होंगे जिसमें ए किससे बिलोंग करेगा, सेट से। उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक रिलेशन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे कि वो रिलेशन है a, b सच दैट a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 1। तो आप बता सकते हैं कि a डिवाइडेड बाय b 1 कब हो सकता है? तो तुम कहोगे जब a से a रिलेशन है तो सर आप 1, 1 लें, 2, 2 लें, 3, 3 लें, 4, 4 लें, तो
1/1 भी 1 होगा, 2/2 भी 1 होगा, 3/3 भी 1 होगा, 4/4 भी 1 होगा। तो इस तरह का रिलेशन जो होगा, इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। तो बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन अगर आप समझ नहीं पाते हो तो उसको आप मैपिंग डायग्राम से भी समझ सकते हो। दिस इज द मैपिंग डायग्राम। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। इस तरह की मैपिंग को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो बच्चों मैंने अभी आपको बहुत इजी तरीके से बताया है 3 तरह के रिलेशन। यदि कोई ऐसा रिलेशन बन जाए जो पूरी तरीके से खाली हो, उसको वॉइड रिलेशन कहते हैं। यदि कोई ऐसा रिलेशन बन जाए पूरी तरीके से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के ही बराबर हो, तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। यदि कोई ऐसा रिलेशन बन जाए जिसमें हर एलिमेंट a के बराबर हो, 1,1, 2,2, 3,3, 4,1, 4, इसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। तो आप पहले इसको क्लियर करो तो मैं आपको और बताऊं। समृद्धि, वेदिका, ऋषि, मानसी, देखो बेटा Yes, चेक करो sir, जल्दी। clear. यस सर क्लियर है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट अब चालू हुआ है। ये आपको आपने अपनी बुक्स में देखा होगा, लेकिन आपको समझने में तकलीफ इतनी ज्यादा हुई होगी कि आपको बुक पढ़ना बंद करना पड़ा होगा। ये रिलेशन आपकी बुक्स में अब यहां से आ गया है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो 3 रिलेशन आपके पास आएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, और एक लास्ट आएगा जो तीनों तरह के रिलेशंस को फॉलो करेगा, उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल एंड तक एग्जाम में चलेगा आपके साथ साथ। तो अभी तक जो हमने रिलेशन बताए वो तो बहुत कोई खास नहीं थे, लेकिन कोर्स में थे इसलिए मेरे को सारे बताने पड़े। तो मैंने आपको पहला बताया वॉइड, दूसरा बताया यूनिवर्सल, तीसरा बताया आइडेंटिटी, अब मैं बता रहा हूं रिफ्लेक्सिव। तो तुम कहोगे सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की क्या पहचान होती है? जैसे कोई भी आपने रिलेशन लिखा आर, देखिए रिलेशन की डेफिनेशंस भी होती है, डेफिनेशन इस तरह से बुक्स में लिखी रहती है लेकिन आपको क्लियर ही नहीं होती कि लिखा क्या है। आपने रिलेशन लिखा है आर फ्रॉम ए टू ए, and if every element of A is related to itself, then it is a reflexive relation. कहोगे सर ये कैसा रिलेशन है, यानी इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? हमने कहा वेट करो अभी सब बताते हैं। पहले कहोगे सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसा लग रहा है कि जैसे आइडेंटिटी रिलेशन जैसा है, क्योंकि इसमें जो है आपने लिखा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि जैसे आपने रिलेशन लिखा ए टू ए और आपने उसमें लिख दिया, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपने उस सेट में लिख दिया ए टू ए में 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। अगर आप सिर्फ इतना ही लिख देते, ध्यान से देखिएगा, अगर आप सिर्फ इतना ही लिख देते तो ये कौन सा रिलेशन है? ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है। क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन, अभी हमने बताया था। और आइडेंटिटी रिलेशन जितने भी होते हैं वो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव। तुम कहोगे ये सर समझ में कम आया कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होते। कहोगे सर ये हुआ कैसे, थोड़ा सा एक पेज में बताइए। तो मैं आपको एक पेज क्रिएट करके जस्ट अभी बताता हूं। जैसे बच्चों आपके पास सेट ए है, वो एलिमेंट है उसमें 1, 2, 3, 4, ठीक है। हमने आपको रिलेशन लिखा एक ए टू ए, यानी कि ए की जगह ए है और बी की जगह भी ए है, और मैंने पूछा ए क्रॉस ए में टोटल नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर होगा कितना? कहोगे 4 into 4 दैट इज 16 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब 16 ऑर्डर्ड पेयर से तुमने एक ऐसा सबसेट बनाया जो आपके सामने मैंने लिखा है। जैसे आपने लिख दिया 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। आपने ये एक सबसेट बना दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स से, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स से ही जो सबसेट्स बनते हैं उनमें उन्हीं को रिलेशन कहते हैं। तो ये आपने जो रिलेशन बनाया है इसको हम लोग आइडेंटिटी भी कहते हैं और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कहते हैं।
तो तुम कहोगे सर इनमें फर्क क्या रह गया? फर्क है। और मान लो तुमने कोई ऐसा रिलेशन लिख दिया 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। अब ध्यान से देखिएगा, आपने लिख दिया 1,2 भी लिख दिया इसमें, 2,3 भी लिख दिया इसमें, 4,1 भी लिख दिया आपने, 4,2 भी लिख दिया। कहोगे सर अब ये कौन सा रिलेशन है? हम कहेंगे ये आइडेंटिटी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी अगर आइडेंटिटी रिलेशन होगा तो उसमें 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ही रहेगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये पेयर्स तो हो ही सकते हैं, कंपलसरी है, लेकिन इसके अलावा और भी पेयर्स होंगे तो भी चल जाएगा, तो भी चल जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है। ये बात समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 यानी A टाइप के पेयर तो होंगे ही होंगे, लेकिन यदि इसके अलावा और भी आ जाते जैसे 1,2, 3,2, 4,3 लाइक दैट, तो भी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक सबसेट भी हो सकता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बोलो भाई, समझ में आती है सबको? Yes, यस sir. सर। ओके। तो बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंपलसरी कंडीशन मैंने आपको बताई कि वो दिखने में आपको आइडेंटिटी रिलेशन जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन वो होगा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं। आप कभी कभी गच्चा भी खा जाएंगे। इसलिए मैंने उसको एक मैपिंग डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया कि 1,1 है, ब्लैक वाली लाइंस देखो, ब्लैक वाली लाइंस में आपको साफ साफ नजर आ रहा है 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4। लेकिन 2 की इमेज 1 भी हो सकती है, 3 की इमेज भी 1 हो सकती है, 4 की इमेज भी 1 हो सकती है, उसके अलावा भी हो सकता है। तो इसीलिए बच्चों, ये एग्जाम में कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है कि हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है कि हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होता है। तो आपको जवाब देना होगा हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि उसमें उसके अलावा और भी पेयर्स हो सकते हैं। तो ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चों समझ में आया है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ाएं। सर आ गया समझ। ओके, ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। और ये नोट मैंने ऑलरेडी आपको बना करके दे दिया है, क्योंकि एग्जाम का एक एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आपको अपने पेपर का तो पैटर्न पता ही है, सभी बच्चों को अपने पेपर का पैटर्न रिवाइज करवा देते हैं। तो बच्चों, जो नया सीबीएसई का पैटर्न है उसमें आपके केस स्टडीज प्रॉब्लम ज्यादा डाली गई है। तो मैं आपको बता देता हूं, आपके पास 16 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। ये सारे बोर्ड्स में परिवर्तन कर दिया गया है। आपके पास शुरुआत में 16 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो प्योरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। उसके बाद बच्चों आपके पास 2 केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे। 2 केस स्टडी क्वेश्चंस जो होंगे बिल्कुल उसमें पैराग्राफ लिखा होगा। पैराग्राफ लिखने के बाद आपको पैराग्राफ से आंसर्स एक्सट्रैक्ट करके 5-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपके पास जो मार्किंग स्कीम है, शुरुआत में जो 16 क्वेश्चंस है, ठीक है, वो एक एक नंबर के होते हैं। और उसके बाद जो आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो केस बेस्ड स्टडी कहलाते हैं। तो आपके एग्जाम में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उन 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में 5-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको 5 में से 4-4 ही करने पड़ते हैं। इसलिए ओवरऑल आपके पास 24 प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और उसमें से ये एक एमसीक्यू हो सकता है आपके पास। ठीक है, दिस इज एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। तो इस बात को जरूर आप कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी बुक्स में बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपको समझने में मतलब पसीने छूट जाएंगे कि ये लिखा क्या है। सर यस बेटा। सर एक बार पेपर पैटर्न आपने बताया, वो एक फिर से बता दीजिए। हाँ, पेपर पैटर्न में आप सभी लोगों को फिर से बता देता हूँ, सुन लीजिए आपका पेपर पैटर्न क्या है। तो बच्चों, पेपर पैटर्न आपका ये है कि आपके पास जो शुरुआत में 1 से लेकर के
1 to 16 ये MCQ क्वेश्चंस होंगे। मतलब कि 1 to 16 यानी कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 जवाब होंगे, 4 में से एक सही होगा। दिस इज MCQ। उसके बाद बच्चों आपके पास 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग कहते हैं केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम। केस स्टडी प्रॉब्लम्स कहते हैं। केस स्टडी प्रॉब्लम्स आपको बाद में बताऊंगा मैं। उन केस स्टडी प्रॉब्लम्स तुम्हारे पास 8 मार्क्स की होंगी। ये भी 8 मार्क्स आपके प्योरली ऑब्जेक्टिव। केस स्टडी का मतलब ये होता है कि बच्चों आपके पास एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया होगा, बड़ा सा पैराग्राफ देने के बाद आपके पास उससे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जाएंगे और ऐसे 2 केस स्टडी होंगे। दोनों केस स्टडी आपको करने हैं और आपके पास एक चॉइस दे दी जाती है कि पहला केस स्टडी जो है और जो दूसरा केस स्टडी है उसमें से आपको 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टोटल मिलाकर के आपको यहां से 4 नंबर मिलेंगे और यहां से 4 नंबर मिलेंगे और 4 आपके 8 नंबर ये हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा था टोटल 16 + 8 यानी कि 24 मार्क्स के आपके पास MCQ क्वेश्चंस है। लेकिन ये MCQ क्वेश्चंस आप पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं क्योंकि पेपर का पैटर्न इजी करने की बजाय टफ किया गया है। पहले ये जो MCQ होते थे ये इनका वेटेज ज्यादा होता था, अब इनका वेटेज कम कर दिया गया है। क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है लेकिन काम उतना ही करना है जितना क्वेश्चन को सॉल्व करने में करना पड़ता है। ये MCQ का मतलब ये नहीं है कि तुम एकदम पढ़ते ही आंसर लगा दोगे, तुम्हें उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तब आंसर टिक होगा उसमें। सर ये तो पेपर तो लेंदी पैटर्न है। यस बेटा, ICSE का CBSE का सबका ऐसा ही हो गया। ओके बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो बच्चों आप लोग को केस स्टडीज पे जरूर ध्यान देना होगा क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल गया है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। हम लोग ने अभी क्या देखा था? हम लोग ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम लोग देख रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन। और सिमेट्रिक रिलेशन बताने से पहले आप एक काम करिए, पहले इसको कॉपी में आराम से लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों जैसा कि नाम से क्लियर है, अगर आपको उसको शॉर्टकट में याद रखना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब आप रिफ्लेक्शन से भी याद रख सकते हैं। जैसे ए का रिफ्लेक्शन ए ही होगा, बी का रिफ्लेक्शन बी ही होगा। जैसे आप मिरर बना लीजिए, मिरर के सामने अपना चेहरा रख दीजिए, तो चेहरा जितना मिरर के पास लाएंगे तो आपका उसकी इमेज भी पास आएगी। आप दूर जाएंगे मिरर से तो आपकी इमेज भी मिरर के अंदर दूर जाएगी। तो इसी से बना है रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्सिव। लेकिन सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई ऐसा रिलेशन लिख रहे हैं जिसमें A, B भी है और B, A भी है, तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों आप ध्यान दीजिए, मैंने एक एग्जांपल के लिए पहले से कर रखा है। सेट A है आपके पास 1 2 3 4 और सेट A से आपने एक रिलेशन बनाया R, ठीक है। अब तुम सेट A से रिलेशन बनाओ बच्चों R, और ये आपका जो रिलेशन है बच्चों वो A to A है, यानी कि 4 into 4 यानी कि 16 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। 16 ऑर्डर्ड पेयर्स में से आपको एक ऐसा सबसेट बनाना है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो आप कहोगे सर हम 1 + 1 < 5, यस सर 1 + 1 < 5 होगा। और क्या ले सकते हैं बच्चों? 1 + 2 भी लिख सकते हैं। 2 + 3 नहीं, 2 + 3 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 + 3 क्या होगा? वो 5 से छोटा नहीं है, वो 5 के बराबर होगा। हाँ, 3 + 4 भी नहीं ले सकते। तो बच्चों आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लेने 1 2 3 4 को यूज करके जिससे उनका सम जो है वो 5 से छोटा हो। तो बच्चों आप ऑर्डर्ड पेयर आप तक समझ चुके होंगे। तो 1, 1 हो सकता है, 2, 2 हो सकता है, 3, 3 हो सकता है, 4, 4 नहीं, 3, 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो 6 हो जाएगा। 4, 4 भी नहीं हो सकता, 4, 1 भी नहीं हो सकता है। तो बच्चों कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बने इसमें? तुम कहोगे सर 1, 1 लिखो, कितने बन के बनाए? तो 1, 1 बना है,
2,2 बना है, 1,2 बना है, 2,1 बना है, 1,3 बना है और 3,1 बना है। चेक करो, इतने ही बनेंगे। जितने भी ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उसमें ए और बी का जो सम है वो क्या है, 5 से छोटा है। आप चाहे चेक करके देख लो। 1 + 1 <5, 2 + 2 <5, 1 + 2 <5, 2 + 1 <5, 1 + 3 <5। आप चेक कर लो। कोई और आप पेयर लिखोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से उठा करके तो काम नहीं करेगा, क्योंकि जब आप A क्रॉस A से इसका पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे A क्रॉस A का, तो उसमें 4 × 4 यानी कि 16 ऑर्डर्ड पेयर्स। उस 16 ऑर्डर्ड पेयर्स में से आपने जो रिलेशन बनाया है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन का काम करता है। अगर कोई ऐसा कोई सबसेट बन करके आता है जिसमें A, B और B, A टाइप के एलिमेंट हो, तो उसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तो ये बच्चों आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। इसको मैं आपको देखने की आदत भी बना देता हूँ। जैसे अगर आपके पास 1,2 है तो उसमें 2,1 भी होना चाहिए। 1,3 है तो उसमें 3,1 भी होना चाहिए। 1,1 है तो बच्चों इधर ध्यान दो, कई लोग इस बात को नहीं समझते हैं। इधर ध्यान दो, अगर हमने लिखा 1,1 तो 1 को इधर कर देंगे और 1 को इधर कर देंगे तो भी वो 1,1 ही नजर आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? 1,1 में अगर हम इंटरचेंज कर देंगे, इस वाले 1 को इधर ले आए, इस वाले 1 को उधर घुमा के ले आए, तो भी वो 1,1 ही नजर आएगा। क्या ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो 1,1 भी एक सिमेट्रिक रिलेशन के दायरे में आता है। 2,2 भी आता है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपने जो रिलेशन लिखा है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन की कैटेगरी में आता है। आप इसको चेक कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भले। भाई अगर हम इस वाले 1 को इधर करेंगे और इस वाले 1 को इधर करेंगे तो भी तो ये 1,1 नजर आएगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। और बच्चों अगर आपको एक बात समझ में आई हो तो उसका जवाब दीजिएगा मेरे को। ये जो आपने रिलेशन लिखा है बड़ा सा, इधर ध्यान दीजिए, ये जो आपने रिलेशन लिखा है बड़ा सा, तो ये क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? क्या ये रिलेशन? नो सर। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता? सर जब अगर इसमें 3,3 और 3,3 भी हो। 4,4 भी होता। हाँ, अगर 3,3 भी होता, 4,4 भी होता, तो ही ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहिए। और आइडेंटिटी रिलेशन क्या बताता है कि 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 हो, 4,4 हो। तो ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन अभी जो आपने आपको समझाया है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब आपके पास एक ऐसा सबसेट बन करके तैयार होना चाहिए जिसमें A, B भी हो और B, A भी हो, लाइक दैट। जैसे 1,2 हो तो 2,1 हो, 1,3 हो तो 3,1 भी हो। इसी रिलेशन को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिलेशन, ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है। ज्यादातर टीचर इसको नहीं पढ़ाते हैं, या तो इसको अंत में पढ़ाते हैं या शुरुआत में काफी इजी टाइप चैप्टर पढ़ाएंगे। ये रिलेशंस का थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, तो ज्यादातर लोग उसको कवर नहीं करते, छोड़ने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में ही। लेकिन मैं आपको 4 बार चिल्ला के बता रहा हूँ, इसलिए इसको समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको रिलेशंस बताता ही चला जा रहा हूँ। और सबसे पहली था वॉइड रिलेशन, उसके बाद था यूनिवर्सल रिलेशन, उसके बाद था आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर सिमेट्रिक रिलेशन। अब आपके पास आ गया है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए बच्चों कैसे दिखाई देता है। जैसे मान लो किसी ने लिख दिया A, B है और उसी सबसेट में B, C भी है। अगर A, B है, B, C है और उसमें अगर A, C भी है तो ही वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। कहने का मतलब, जैसे हमने लिख दिया 1,2 है और 2,1 है तो उसमें 1,1 भी होना चाहिए। उसमें 1,
1 भी होना चाहिए। और फिर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझो, A, B है, B, C है, तो मतलब जहां एंड हो, मान लो A, B पे एंड हो रहा है, तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर B से चालू हो रहा है। तो A, B हो, B, C हो, तो A, C भी होना चाहिए। ये मतलब है ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर A, C की जगह C, A हुआ तो नहीं 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 नहीं, A, B, C होगा तो A, C भी होगा। क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर्स जो A, B, C आप लिखते हैं, ये एक पॉइंट होते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आप 2, 1 लिखते हैं और 1, 2 लिखते हैं तो ये एंटायरली डिफरेंट माने जाते हैं। ठीक है ना। 1, 2 का मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस में 1 यूनिट चलो और y एक्सिस में 2 यूनिट चलो, तो ये पॉइंट अलग है। और 2, 1 का मतलब पहले x में 2 चलो फिर y में 1 चलो, ये पॉइंट अलग है। तो ये डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स। तो A, C डिफरेंट होता है, C, A डिफरेंट होता है। तो बच्चों ये बात समझने की कोशिश करिएगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसमें कई लोगों की बैंड भी बजती है और काफी सारे टीचर्स तो उसको पढ़ाते ही नहीं है। कहते हैं कि ये छोटी क्लास का चैप्टर है, ये आप अपने आप कर लो, लेकिन बच्चों से एक्सरसाइज हिलाते नहीं हिलती है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा अगर A, B है, B, C है, तो क्या होगा बच्चों, समझ गए होंगे, A, C भी उसमें मौजूद होगा। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने एक एग्जांपल पहले से ही क्रिएट कर रखा है, उसके हम लोग पास चलते हैं। चलिए भाई, तो बच्चों हम लोग एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज द एग्जांपल, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। जैसे सेट A 1 2 3 4, आपने एक रिलेशन लिखा A, B, और उसमें लिखा है A लेस देन B। ठीक है, आपने लिखा A, B, फिर लिखा है A लेस देन B। यानी आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें B हमेशा A से बड़ा हो। तो तुम कहोगे सर 1, 2 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, 1, 3 हो सकता है, 1, 4 हो सकता है, 2, 4 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, 3, 4 हो सकता है। भाई 16 ऑर्डर्ड पेयर में से आपको वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं जिसमें B हमेशा A से बड़ा हो। तो देखो आपके सामने वो रिलेशन मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। वो क्या हो सकता है, 1, 2 हो सकता है। देखो ये 1, 2 है, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, ये एक रिलेशन बन के तैयार हो गया। अब आप चेक करो कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं, चेक करो। जैसे आपने लिखा 1, 2, तो 2 से देखो स्टार्ट होने वाला कोई है, तुमने कहा सर 1, 2 है, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला सर 2, 4 भी है, तो उसमें ध्यान दो 1, 4 होना चाहिए, है? कहोगे सर हाँ है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। कोई और चेक करो, तुम कहोगे सर 1, 2 है और उसमें 2, 3 भी है, तो चेक करो 1, 3 है। हाँ है, बिल्कुल है। फिर से चेक करो, आओ 1, 3 है, 3, 4 भी है, तो चेक करो उसमें 1, 4 है। कहोगे सर है। तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है जो बुक्स में आपकी ऐसी खतरनाक लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आपको समझने के लिए दिमाग से ताला खोलना पड़ जाएगा। तो बच्चों इसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की तरफ। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन का नेक्स्ट टाइप है बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चों आपको अभी तक पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे जो जो रिलेशन आपने पढ़े हैं। तो पहला कौन सा रिलेशन पढ़ा है बच्चों आप लोग, मेरे साथ बोलो, पहला कौन सा पढ़ा? वॉइड रिलेशन। दूसरा नंबर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। तीसरा आइडेंटिटी। चौथा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्टिव। पांचवा सिमेट्रिक। छठा ट्रांजिटिव। और सातवां एक लास्ट आपके पास है। इसके बाद आपको थोड़ी सी तकलीफ कम हो जाएगी, यहां से तकलीफ होना कम हो जाती है।
क्योंकि यहाँ से रिलेशंस का ये एंड हो जाता है टाइप्स ऑफ रिलेशन का, और जिन बच्चों को रिलेशन समझ में आता है फिर वो फंक्शन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। लेकिन साल भर बच्चा आधे में यही कंफ्यूज रहता है कि कहता है रिलेशन और फंक्शन एक टॉपिक है, तो सर ये तो एक का ही चैप्टर है। एक चैप्टर नहीं है, रिलेशन अलग होता है, फंक्शंस अलग होता है। तो अभी हम लोग ने रिलेशन पढ़ा है, तो कंफ्यूजन कहीं मत क्रिएट करिएगा वरना फिर आप समझ नहीं पाएंगे। दिस इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ रिलेशन का 7वां पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और थोड़ी देर में आप ये भी समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विद इक्विवेलेंस रिलेशन। काफी इजी सी डेफिनेशन है, आपने अब तक लिख ली होगी कि अगर कोई आपसे ऐसा रिलेशन बन करके तैयार हो जाए जो तीनों तरह के रिलेशंस को फॉलो करे, यानी रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, इस तरह के रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सभी बच्चे ध्यान दें, अगर आपसे कोई ऐसा रिलेशन क्रिएट होकर के आ जाए जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, इस तरह के रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आपके सामने डेफिनेशन है, आप इसको लिख भी सकते हो, लेकिन याद रखना साल के अंत में ये मत कहना कि सर जो रिलेशन होता है वही तो फंक्शन होता है। ऐसा नहीं होता, फंक्शन इज डिफरेंट, रिलेशन इज डिफरेंट। ठीक है बच्चों, लिख लिया? आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं। सर इसका एक एग्जाम्पल बता दीजिए। हाँ, एग्जाम्पल अभी धीरे धीरे सब मिलेंगे आगे, सब रेडी है। ओके सर। मानसी, तुमको कुछ समझ में आया कि मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी? नहीं सर, आ गया समझ में। अच्छा, तो बेटा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है, यस ये लोग थोड़ा सा कम पढ़ाते हैं, हम थोड़ा पहले से लेकर के ही चल रहे थे। ओके, तो ऋषि तुम्हें समझ में आया? तो बच्चों इसका एक वेटेज भी हम आपको बता देते हैं। इसका वेटेज जो होता है इस चैप्टर में, जो वेटेज होता है रिलेशन एंड फंक्शन का, वो 4 मार्क्स का वेटेज होता है। लेकिन अगर आपके यूनिट टेस्ट होंगे उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन और कोई दूसरा चैप्टर और आएगा, तो जाहिर सी बात है उसमें तो ज्यादा ही क्वेश्चंस होंगे। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इसका वेटेज 4 मार्क्स का होता है या मैक्सिमम 5। ओके, तो बच्चे लोग इसका क्वेश्चन अब छोड़ना नहीं, मैंने आपको तरीका बता दिया। तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बताएंगे। मैं उस क्वेश्चन की एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूं, जस्ट वेट। क्वेश्चन की एक कॉपी क्रिएट कर ले रहा हूं। दिस इज द क्वेश्चन। कॉपी नहीं क्रिएट, तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, ये आप सभी लोगों को करना है। ये क्वेश्चन मैंने बड़ा सा कर दिया। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो बच्चों क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास एक रिलेशन गिवन है, वो रिलेशन है 1,3, 4,2, 2,4, 2,3, 3,1। ये रिलेशन है आपका। मैं लिख देता हूँ, रिलेशन आपके पास एग्जाम में गिवन है 1,3, 4,2, 2,4, 2,3, 3,1।
ये रिलेशन किस पे दिया है? सेट ए पे दिया है, यानी रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए। अब ये पूछा है ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, फंक्शन है, क्या है? तो तुम नॉट सर चेक सिमेट्रिक है। हाँ चेक करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो बिगिनर्स होते हैं उनको समझाने के लिए हम एक मैपिंग डायग्राम्स का भी सहारा ले सकते हैं, उससे बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। तो 1 की इमेज है 3, 4 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 3 और 3 की इमेज है 1। इस टाइप से दिया हुआ ये इसका मैपिंग डायग्राम है। मैपिंग डायग्राम से आप समझ जाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो उसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 होना चाहिए। है वो? कॉग्निशन नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ट्रांजिटिव है, कॉग्निशन ट्रांजिटिव अगर होगा तो देखो मैंने पहले से सेलेक्ट करके रखा। ट्रांजिटिव का मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था अगर 4,2 है, 2,4 है, ध्यान से देखो, अगर 4,2 है इसमें और 2,4 है तो उसमें 4,4 भी होना चाहिए। तो उसमें 4,4 है? नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि किसी एक के लिए भी फेल हो गया, रिलेशन किसी एक भी पेयर के लिए फेल हो गया तो समझ लो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब 1,3 है तो 3,1 है, हो गया है। 4,2 है, 2,4 है, हाँ है। 2,3 है, 3,2 है, नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो यही तो उसका सही ऑप्शन हुआ कि ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, इसका सी पार्ट हो गया कि ये सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि अगर सिमेट्रिक होता तो 1,3 3,1, 4,2 2,4, 2,3 तो 3,2 भी होता, जो कि नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो यही इसका सी पार्ट सही हुआ। अब हमसे आप पूछिए कि ये फंक्शन क्यों नहीं है। तो बच्चों अगर ये फंक्शन होता तो फंक्शन अभी आप पढ़ने वाले हैं, अगर ये फंक्शन होता तो फंक्शन में 1 की इमेज अगर 3 है तो 2 की इमेज 3 नहीं आ सकती। मतलब जो फंक्शन बनता है उसका मैपिंग डायग्राम ये नहीं होता है। मतलब फंक्शन की पहचान ये होगी अगर 1 की इमेज 3 आ रही है तो 2 की कोई डिफरेंट इमेज आनी चाहिए, 3 नहीं आनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इधर ध्यान दीजिएगा, फंक्शन की फंक्शन अभी आप थोड़ी देर में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाय द वे इसका आंसर सी पार्ट है। फंक्शन आपको थोड़ी देर में पढ़ाएंगे बाद में या अगले टर्म पे, तो अब क्लियर हो जाएगा। फंक्शन को अभी ध्यान न दीजिए, इसका आंसर सी पार्ट है। क्या ये आप सबको समझ में आया? यस सर। यस यस सर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर से रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक बड़ा सा रिलेशन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है और आपको 4 में से एक सही जवाब देना है। जो सही जवाब है वो ए पार्ट है। आप चेक करके देखो क्या आप इसको कर पा रहे हो। आप आराम से देखो, इसको करने की कोशिश करो। तो उसको कहो तो रफ कर देते हैं, बोर्ड को थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ये पहले से लिखवाया हुआ है ना, तो वही है। तो बच्चों अब आपके पास सेट ए दिया है 3, 6, 9, 12। आपको पहचानना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। कौन सर अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो उसमें 3,3, 6,6, 9,9, 12,12 होना चाहिए। क्या वो है? कहोगे सर है। तो सर ये रिफ्लेक्सिव तो है, तो इसका कौन कौन सा सही जवाब हो सकता है? कहोगे सर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो सभी में लिखा है, क्योंकि इक्विवेलेंस का मतलब भी रिफ्लेक्सिव होता है। चलो दूसरे से चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव तो है। अब हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। अगर 3,3 है तो 3,3 है, वो तो है ही। 6,6 है तो 6,6 है, वो तो है ही।
मतलब शुरुआत वाले तो पेयर है। 6,12 है तो 12,6 है? नहीं है। 3,9 है? 9,3 है? नहीं है। 3,12 है? 12,3 है? नहीं है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। सिमेट्रिक नहीं हो सकता तो उसमें कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? क्योंकि सर डी तो हो नहीं सकता क्योंकि सिमेट्रिक है नहीं। सर सी भी नहीं हो सकता क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए उसको सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा। सी भी नहीं हो सकता। तो सर ए और बी में से कोई एक आंसर होगा। अब ए और बी में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करो। आओ ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। चलो चेक करो। कैसे चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए? कोई भी उठा के पेयर चेक कर लो। जैसे 6,12 है, अब 12 से कोई स्टार्ट होने वाला है? हाँ 12,12 भी। 6,12 12,12 तो याद रखो उसमें 6,12 है। हो गए है। चलो फिर से चेक करते हैं। कोई और पेयर ले लो। 3,9 है, कोई 9 से स्टार्ट होने वाला है? हाँ 9,9 तो उसमें 3,9 है? हाँ है। और चेक कर लेते हैं। 3,6 ले लेते हैं और फिर 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है? 6,12 है तो 3,12 है? हाँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए पार्ट। क्या हुआ इसका आंसर? ए पार्ट। अब आप अपनी कॉपी में एक बार करके चेक कर लो फिर मेरे को बताओ। आराम से 1 मिनट चेक कर लो। तब तक मैं स्क्रीन थोड़ी सी सही कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, आगे कंटिन्यू करें। यस सर। ओके बच्चों, अगर थक गए हो तो बता देना मेरे को। कितने लोग थक गए हैं? कोई थक गया है तो मेरे को बता दे कि क्लास आगे करें कि ना करें। सिर्फ रिलेशन रखें क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। रिलेशंस रखें अभी से। ओके। और क्या और बच्चे? यस सर, रिलेशन तक ही रखिए आज। आज रिलेशंस तक रखें तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग रिलेशंस तक रखते हैं। फंक्शंस हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। फंक्शन फिर हम लोग बात करें, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान देना होगा कि आप ये जरूर ध्यान रखें कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या हैं, उनके क्वेश्चंस किस तरह से अभी आपने किए। तो दिस इज टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन आज आपने पढ़े हैं, ये अपने दिमाग में जरूर फोकस कर लीजिएगा कि टाइप्स ऑफ रिलेशन आपने किस तरह से समझे हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आज की क्लास अब ओवर करते हैं। सर यहीं पे